करता हूं। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। कक्षा 11वीं में आपने पहले चैप्टर में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में पढ़ा था कि पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है जी, यानी कि जो ठोस होगा उसके बारे में आज यहाँ पे हम पूरी जानकारी लेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस पदार्थ क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि द्रव की वो अवस्था जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, एक बहुत ही अंतर आणविक बल से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि उनके कणों के मध्य जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम रहेगा और वो क्या करेंगे, अपने ही स्थान पे क्या करेंगे, कंपन करेंगे, वो गतिशील नहीं होंगे। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक बल से जुड़े हुए रहते हैं। अब ठोस में क्या होता है कि इसके जो कण, अणु या आयन है, वो क्या होंगे, एक अंतराणविक बल से जुड़े रहेंगे, यानी कि एक ऐसे बल से जुड़े रहेंगे जिससे वो गतिशील नहीं हो पाते। ठीक है जी, यानी कि वो जो बल रहेगा उसका क्या नाम रहेगा, अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है जी। अब यदि मैं बात करता हूं कि यदि ये जो कण है वो गति करने लग जाए, यानी कि जो अंतराणविक बल है वो कमजोर पड़ जाए, तो वहां पे ठोस क्या, ठोस रहेगा क्या, नहीं, वो द्रव में बदल जाएगा। और यदि गैप ज्यादा ही हो जाता है, वो ज्यादा ही बहने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा, वहां पे गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कितनी बात आती है समझ में। तो ऐसा बोला जा सकता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर कोई सा भी आयन हो सकता है, प्रबल आणविक अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं। निकटतम संकुलित होने का मतलब क्या है कि जो कण रहेंगे ना वो क्या होंगे मेरे भाई, यहाँ पे पास पास रहेंगे। ठीक है जी, यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ये पास पास में रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ठोस अवस्था कहा जाता है। ठीक है जी। अब यदि बात करें यहाँ पे तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कण रहेंगे ना वो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अपने ही स्थान पे वाइब्रेट होते रहेंगे, यानी कि ये अपने ही स्थान पे कंपन करते रहेंगे, ये गतिशील नहीं होंगे। क्या इतनी बात आती है समझ में। अब बात करते हैं ठोस पदार्थ की। ठोस पदार्थ को यदि ठोस पदार्थ के बारे में यदि जाना जाए तो ठोस पदार्थ क्या है कि ठोस पदार्थ की एक आकृति होगी और आयतन जो होगा वो दोनों क्या होंगे, इसके निश्चित होंगे, यानी कि निश्चित आकृति होनी चाहिए, निश्चित आयतन होना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि शेप और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, निश्चित होता है, वो क्या होंगे, यहाँ पे ठोस पदार्थ कहलाएंगे। अच्छा जी, अब सर ठोस पदार्थों को भी 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि हम देखें तो ठोस पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से है। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। ठीक है जी, यानी कि एक तो क्रिस्टलीय होंगे और दूसरे क्या होंगे, यहाँ पे अक्रिस्टलीय। अच्छा जी, जैसा कि आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि सर पहले Na आया है, फिर Cl आया है, फिर Na आया है, फिर Cl आया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे Cl Na Cl Na, यानी कि ये क्या हो रहे हैं, एक जो इसके आयन हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई मेरे, वो एक पैटर्न बना रहे हैं, एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, यानी कि एक व्यवस्था में वो बैठे हुए हैं। यानी कि जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यवस्था में बैठे रहेंगे, एक नियम बनाते हुए, एक कायदा या एक कानून बनाते हुए वो एक व्यवस्था में बैठे रहेंगे। लेकिन यदि मैं इसके विपरीत बात करता हूं अक्रिस्टलीय की, तो उसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें जो कण रहेंगे ना वो क्या होंगे, ऐसे ही कहीं भी पड़े रहेंगे। ठीक है जी, यानी कहीं पर भी उसके जो अवयवी कण रहेंगे वो फैले हुए रहेंगे, यानी कि वो एक नियम को, एक कानून को वहां पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब ये किसी नियम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट भी नहीं होगा, यानी कि जो इनकी व्यवस्था है उनका कोई क्रम नहीं रहेगा, यानी कि ये अव्यवस्थित रहेंगे। तो पहली बात मुझे समझ में आ गई कि सर जो क्रिस्टलीय जो रहेंगे, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस रहेंगे वो क्या होंगे, एक व्यवस्था में रहेंगे उनके कण। और यदि मैं बात करता हूं अक्रिस्टलीय की, तो वो क्या होंगे, वहां पे उनके जो कण रहेंगे, अवयवी कण, वो एक अव्यवस्था में बैठे रहेंगे, यानी कि उनके अंदर व्यवस्था नहीं होगी बैठने की। कितनी बात आती है समझ में। अब यदि मैं इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूं, ठीक है, इनके बीच में अंतर पता करना चाहूं, तो आपके सामने एक सारणी दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि हम सबसे पहले जो अंतर करेंगे ना वो करेंगे इसकी ज्यामिति के आधार पे। ज्यामिति बोले तो ज्योमेट्री,
ज्योमेट्री जो होगा वो किससे रिलेट होगा, तो आप बोलेंगे सर ज्योमेट्री शेप से रिलेट हो, यानी कि उसकी आकृति से। तो ऐसा बोला जा सकता है कि सर क्रिस्टलीय पदार्थों की ज्यामिति जो रहती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी जो ज्यामिति है ना पूरी की पूरी वो एक निश्चित है, यानी कि पैटर्न जो रहेगा ना वो भी निश्चित है, यानी कि इसके कण जो रहेंगे ना वो भी क्या है, एक निश्चित पैटर्न में बंधे हुए हैं। इसे ही बोला जाता है क्या, निश्चित। और यहाँ पे जो अक्रिस्टलीय ठोस रहेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे अनिश्चित आकृति में रहेंगे, यानी कि उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, वहां पे निश्चित नहीं होगी, ज्यामिति वहां पे इनकी निश्चित नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखा NaCl जो रहेगा वो किसका एग्जांपल रहेगा, क्रिस्टलीय का। यदि मैं बात करना चाहूं यहाँ पे किसकी, अक्रिस्टलीय ठोस की, ठीक है जी, तो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कांच को देख लीजिए, ट्यूब टायर हुए उनको देख लीजिए, उनमें कोई भी व्यवस्था नहीं होती उनके अवयवी कणों की यानी परमाणुओं की। ठीक है जी। चलो भाई, अब अगले हम बात करते हैं यहाँ पे आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना वापस वही वाली बात आ गई, सर कणों की एक निश्चित क्रम में व्यवस्था होती है और यहाँ पे कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी कि वो अनिश्चित होता है, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, कोई रूल कोई कायदा यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। अच्छा जी, अगले हम बात करें यहाँ पे गलनांक की। अच्छा जी, गलनांक की बात यदि हम करते हैं तो जो क्रिस्टलीय होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका मतलब यह है कि सर गलनांक निश्चित होता है, इसका मतलब ये हो गया कि सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि एक विशिष्ट ताप पर ही ये क्या होंगे, पिघलेंगे, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और जबकि मैं बात करता हूं यहाँ पे अक्रिस्टलीय की, तो वहां पे क्या होता है, उनके गलनांक निश्चित नहीं होंगे, उनके गलनांक स्पेसिफिक नहीं होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं कि जो पानी है वो 0 डिग्री पर किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री पर बदल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 0 डिग्री एक विशिष्ट तापमान हो गया जिसपे पानी क्या हो रहा है, यहाँ पे बर्फ में बदल रहा है। तो जो ये निश्चित तापमान हो गया ना, तो हमने यहाँ पे बात किसकी कर दी कि यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका जो तापमान रहता है वो क्या होगा, यहाँ पे निश्चित होगा, गलनांक क्वथनांक क्या होगा, यहाँ पे उनका निश्चित होगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि कहीं पर टायर जल रहा है, क्या बोला मैंने, कहीं पर टायर जल रहा है, जो ट्यूब टायर वाले टायर होते हैं वो यदि जल रहे हैं तो उनकी क्या होगी, एक रेंज होगी, एक परास होगी। तो आप देखते हैं कि टायर को यदि हम जलाते हैं तो उसको जलाने पर कुछ हिस्सा तो पिघल जाता है, कुछ पिघल रहा होता है और कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, ठोस होता है। आई बात समझ में। तो उसका क्या हो गया, वहां पे एक रेंज हो गई, कहा यार मान लीजिए इतने से इतने डिग्री, 130 से 150 डिग्री की एक रेंज हो गई, एक परास हो गई, वहां पर ये पिघलना स्टार्ट होंगे। यानी कि यदि बात की जाए तो जो अक्रिस्टलीय रहेंगे इनकी तापमान का क्या रहेगा भाई मेरे, एक परास रहेगा, यानी कि इनका जो तापमान रहेगा वो विशिष्ट तापमान नहीं रहेगा, निश्चित तापमान नहीं रहेगा। पक्की बात है। अच्छा जी, अब अगली मैं बात करता हूं यहाँ पे शीतलन वक्र की। शीतलन वक्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि शीतलन वक्र को बनाने का तरीका कुछ और रहता है। आप देखिए, यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं किसका, क्रिस्टलीय का। यदि मैं क्रिस्टलीय की बात करता हूं तो देखना आप यहां पे मैंने क्या लिया है, आपने वाष्प को तो आपने जाना ही होगा कि वाष्प क्या होती है। तो आप बोलेंगे सर जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो क्या बदल जाती है, वाष्प बदल जाती है। अच्छा जी, वाष्प में पानी कब बदलेगा, तो आप बोलेंगे 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कर दो, क्योंकि 100 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे ये पिघलने लग जाएगा। अब मान लीजिए 130 डिग्री पर है, मान लीजिए 130 डिग्री पर कोई वाष्प है और यहाँ पे वो पॉइंट है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाष्प को मैं धीरे धीरे ठंडा कर रहा हूं। तो ठंडा करने से क्या तात्पर्य है, ठंडा करने से तात्पर्य यह है कि मैं अब टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। जैसे मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो टेम्परेचर को कम इस तरह से करूंगा। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए टेम्परेचर यहां से कितना है, 120, और फिर यहां पे आते आते टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बात यहां पे ये आएगी कि सर 100 डिग्री पे क्या होगा, जो वाष्प होगी ना वो क्या होगी, अब यहाँ पे पानी में बदलने लग जाएगी। यानी कि जो गैस है अब किस में बदलने लग गई, यहाँ पे द्रव में बदलने लग गई। अब क्या होगा, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन स्टार्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे, अवस्था परिवर्तन। अब देखना अवस्था परिवर्तन कैसे चलेगा, ऐसे सीधा। अवस्था परिवर्तन कैसे चलेगा, सीधा चलेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना भी कम कर दूं, जो मेरे पास में यहाँ वाष्प है ना उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब तक कि की पूरी वाष्प द्रव में ना बदल जाए तब तक इसका टेम्परेचर यहां पर कम नहीं होगा। यानी कि एक बात बोली जा सकती है कि सर ये वाली स्थिति कौन सी थी, ये वाली स्थिति थी भाई मेरे अवस्था परिवर्तन की। कौन सी स्थिति थी ये वाली, अवस्था परिवर्तन की। लिख देता हूं यहां पे
अवस्था परिवर्तन की यह स्थिति थी। अब इस स्थिति में क्या हुआ है, यहां पे जैसे ही मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं ना, तो उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। क्यों? जब तक कि पूरा का पूरा जो गैस है, पूरी की पूरी जो वाष्प है, पानी में नहीं बदल जाती, द्रव में नहीं बदल जाती, तब तक उसका टेम्परेचर अब कम नहीं होगा। यानी कि अवस्था परिवर्तन पे जो टेम्परेचर रहता है वही मेरे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको यदि मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे तो ऐसे कर सकते हैं कि ये वाली जो स्लाइड है, ठीक है, यानी कि जो वाली रेखा है, ये क्या यहाँ पे दर्शा रही है कि यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अवस्था परिवर्तन हो गया। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को और कम करूंगा। चलो भाई टेम्परेचर को कम करते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर को कम किया, कितना किया, 90 किया, 80 किया, ऐसे करते जा रहा हूँ 50 तक, और ऐसे करते करते मैं कहाँ पे आ गया भाई, मेरे 0 डिग्री पे आ गया। कहाँ पे आ गया, 0 डिग्री पे आ गया। अच्छा जी, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे, अब बदलने लग जाएगा। अब द्रव किसमें बदल रहा है भाई, मेरे गैस, द्रव जो है, सॉरी अभी तो द्रव को मैं क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे बात आई 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 0 डिग्री पे आपको पता है कि सर 0 डिग्री पे तो क्या होता है कि जो द्रव होता है वो किस में बदल जाता है, यहाँ पे ठोस में बदलने लग जाता है, यानी कि पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है। तो अब जो ये द्रव है ना, वो किस में बदलेगा, यहाँ पे पानी में बदलेगा। अब मैं इसका टेम्परेचर कितना भी कम कर दूं, लेकिन जो मेरे पास में यहाँ पे जो मैटर है उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा जब तक कि उसकी स्टेट चेंज ना हो जाए, जब तक कि उसमें अवस्था परिवर्तन ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे आकर के यहाँ पे जो पूरा का पूरा द्रव है वो ठोस में बदल गया। अब मैं टेम्परेचर कम कर सकता हूँ, अब वापस से वही वक्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, कहानी का सार ये आ गया यहाँ पे कि सर बात यदि की जाए तो कहानी का सार ये है कि सर जब अवस्था परिवर्तन होगा ना, अवस्था परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तब जो टेम्परेचर रहेगा, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि अवस्था परिवर्तन के समय तापमान नियत रहता है और अदरवाइज वो वहां पे चेंज होता रहता है। और यदि इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर देता हूं, इसी प्रक्रिया को यदि मैं उल्टा करता हूं, तब भी ये वहां पे वैसा ही रहेगा। यानी कि जब भी अवस्था परिवर्तन होगी तब तापमान जो रहेगा उसका वो क्या होगा भाई, मेरे नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो किसकी बात की मैंने यहाँ पे, क्रिस्टल की, क्रिस्टलीय की, क्रिस्टलीय ठोस की मैंने बात की है। अब यदि मैं बात करता हूं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो उसका ग्राफ आएगा ना बिल्कुल ऐसा आएगा। उसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो वक्र है, ये वाला, ये तो क्या है यहाँ पे एक ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सतत हो रहा है। सतत बोले तो आप बोलेंगे सर कंटिन्यूअस, सतत बोले तो कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि मैं इस वाले ग्राफ को देखता हूं तो ये वाला जो ग्राफ है ना, वो क्या है यहाँ पे, सतत नहीं है। यानी कि ये वाला ग्राफ कौन सा है भाई, मेरे असतत ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये, असतत ग्राफ है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक बात बोली जाती है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनका जो शीतलन वक्र होता है, उनका जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है भाई, मेरे असतत होता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं उसके विपरीत किसकी, अक्रिस्टलीय की, तो वहां पे जो उनका शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है, वहां पे सतत होता है। जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टायर का एग्जांपल दिया था, वहां पे क्या बताया था मैंने आपको कि टायर को यदि आप जलाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा पिघल जाता है, कुछ हिस्सा पिघल रहा होता है और कुछ हिस्सा उसका ठोस रहता है। तो वो कौन सा ठोस हो जाएगा, वहां पे अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, उसका जो शीतलन वक्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, वहां पे बिल्कुल सतत मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस मिलेगा। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे क्रिस्टलीय की, तो वो क्या होगा, यहाँ पे असतत मिलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे वाष्प को बर्फ में बदला है तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया है कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी अवस्था परिवर्तन होता है तब भाई मेरे टेम्परेचर क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। चलो जी, इतनी बात क्लियर है, पक्की बात है। यानी कि शीतलन वक्र का अब आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाता है कभी भी कि शीतलन वक्र को समझाइए, तो आप उसको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे डायग्राम यहाँ पे करके समझा सकते हो और उसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हो, जैसा मैंने बताया है। ठीक है, चलो भाई अब अगली बात करते हैं। अगली बात आती है विदलन गुण की। अब विदलन गुण क्या होता है, विदलन गुण की यदि हम बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कि तेज धार वाले हथियार से काटने पर एक चिकनी सपाट सतह प्राप्त होती है। अच्छा, पनीर तो सभी ने खाया ही होगा। अब यदि मैं पनीर को काटता हूं, अब यदि मैं
पनीर को चाकू से काटता हूं तो आपको दिखाई देता है कि सर अब जो यहाँ पे दोनों तरह की सतह आई है ना, वो क्या है, बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल सपाट सतह है, यानी खुरदरी नहीं है। तो वो वाले जो ठोस हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय कहलाते हैं। यानी कि बात यही है, विदलन गुण का मतलब होता है कि तेज धार वाले हथियार से काटने पर ये नियमित रूप से कटते हैं, यानी कि एक बिल्कुल स्मूथ वहां पे क्या देंगे, एक सरफेस देंगे। लेकिन यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे अक्रिस्टलीय की, तो ये नियमित नहीं कटते हैं, यानी कि यहाँ पे खुरदरी सतह मुझे प्राप्त होगी, एक स्मूथ, एक चिकनी, एक सपाट सतह यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। क्या पक्की बात है? चलो जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, देशिकता की। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देशिकता की। अच्छा जी, देशिकता में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों अलग अलग हैं। कैसे? अब देखना, यदि मैं बात करता हूं आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम इस तरह से आपको दिख रहा होगा। चलो जी, अब इस डायग्राम में मैं देखता हूं कि सर ये क्या है, यहाँ पे क्रिस्टलीय की बात हो रही है, ठीक है, क्रिस्टलीय के लिए बात कर रहा हूं मैं। अब यदि इस डायग्राम में मैं देखता हूं ना, तो सर यदि मैं यहाँ पे NaCl NaCl यहाँ पे देखता हूं तो NaCl NaCl, यानी कि इसका मतलब सर ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्रिस्टलीय है। अच्छा जी, अब आप एक काम करो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ठीक है, मैं यदि यहां पे खड़ा होता हूं, इस वाली जगह पे, मैंने कहां पे खड़ा हुआ, यहां पे मैं खड़ा हुआ, यदि मैं यहां से देखता हूं तो मैं ऐसे देखूंगा सीधा, अरे हाँ कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है आपको। यदि मैं यहां से देखता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यदि मैं यहां से देखता हूं तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा, यानी कि ऐसे देखने पर इस तरह से देखूंगा, ठीक है। तो आपको क्या नजर आएगा कि सर यदि मैं ऐसे सीधा देखता हूं ना, तो एक तरफ मुझे Na दिख रहा है, एक तरफ Cl दिख रहा है, एक तरफ Na दिख रहा है, एक तरफ Cl, एक तरफ Na, एक तरफ Cl, यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि NaCl का एक पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब आप आ जाओगे आप कहां पे, इस वाली जगह पे। यदि आप यहां पे खड़े होते हो, क्या बोला मैंने, आप यदि यहां पे खड़े होते हो, आप यदि ऐसे देखते हो सीधा, ठीक है जी, आपने कैसे देखा, यहां पे देखा। अब यहां पे यदि आप इसको देख रहे हो ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखना, इस लाइन के इधर तो आपको सिर्फ Na ही Na नजर आ रहा है, और इस लाइन के उधर आपको Cl ही Cl नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप इस जगह पे खड़े हुए थे, तब आपको NaCl NaCl का पैटर्न नजर आ रहा था। लेकिन इस वाली दिशा से देखने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, Na एक तरफ आ रहे हैं और Cl एक तरफ आ रहे हैं। तो बात सर थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। कैसे? कि सर जो दिशाएं हैं ना, यानी कि अलग अलग दिशाओं पर देखने पर जो क्रिस्टलीय होते हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, अलग अलग भौतिक गुण दिखाई देते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय जो होंगे ना, उनके भौतिक गुण जो होंगे ना, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक ले लीजिए, ठीक है, क्लास 10वीं में आपने पढ़ा होगा। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है कोण के ऊपर निर्भर करता है। अब कोण के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो कोण के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो आप देखिए यहां से कोण अलग है, यहां से कोण अलग है, तो इसका मतलब क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, कोण अलग अलग है, दिशा पर निर्भर कर रहा है कि दिशा कौन सी है, तो वहां पे कोण अलग हो जाएगा, और इसलिए उसका अपवर्तनांक भी अलग हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है, कोण पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है। क्या पक्की बात है? इसका मतलब ये आ गया कि सर क्रिस्टलीय ठोस अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग नजर आते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं भाई मेरे, विषम देशिक होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं इसके विपरीत किसकी, अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय में आपको पता है, मान लीजिए ये सब यहाँ पे अक्रिस्टलीय के पार्टिकल्स हैं। अब मैं इनको किसी भी दिशा से देख लूं, मैं इधर से देख लूं, मैं यदि इधर से देख लूं, मैं इधर से देख लूं, तो मुझे पूरी की पूरी भीड़ ही भीड़ नजर आने वाली है। और भीड़ का कोई शेप नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये बोला जा सकता है हर तरफ भीड़ है, इसलिए ये क्या होते हैं, हर तरफ से मुझे समान ही नजर आ रहे हैं, भीड़ की कोई शक्ल नहीं है, ये हर तरफ से मुझे समान नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको क्या बोल दिया भाई मेरे, समदेशिक बोल दिया। क्या बोला मैंने इनको, समदेशिक। अब यदि बात की जाए तो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, यदि क्रिस्टलीय की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट, कैल्साइट, लवण, और यदि इसकी बात की जाए अक्रिस्टलीय की तो कांच, प्लास्टिक, सिलिका, टायर, जितने भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल वो होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यदि बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि विषम देशिकता क्या होती है, तो यही मैंने आपको बताया था, वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुण जैसे उष्मा चालकता, अपवर्तनांक आदि के मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न हों। अब अलग अलग दिशाओं में भिन्न क्यों होते हैं, तो आपको बताया अपवर्तनांक कोण पे निर्भर कर रहा है, और आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ से देखने पे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि पहले काला, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पिंक वाला, फिर काला, सॉरी व्हाइट, पिंक, व्हाइट, पिंक, व्हाइट, पिंक, इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन आप इधर से देख रहे हो तो इधर देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि व्हाइट, पिंक, व्हाइट, पिंक, और इधर से आप देख रहे हो ना तो एक तरफ आपको पूरा
पिंक पिंक दिख रहा है, सॉरी यहाँ से आपको पिंक पिंक दिख रहा है और इस वाली साइड पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। लेकिन इसमें यदि आप देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, पिंक व्हाइट पिंक व्हाइट पिंक व्हाइट, यानी कि इधर से देखने पर पैटर्न अलग है और उधर से देखने पर पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो यहाँ से देखने पे पूरा पता चलेगा, इधर से देखने पे नहीं चलेगा। लेकिन आप इसके थ्रू तो समझ ही गए होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया इसको देख लीजिए। और इसको यदि देखना है तो इसको जस्ट सामने से देखिए। ठीक है, इसको सामने से देखने पे क्या होगा, पिंक अलग हो जाएंगे और यहाँ पे व्हाइट अलग हो जाएंगे। क्या इतनी बात काफी है? ठीक है, चलो जी। अब जो ये वाला गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, ये वाला, यानी कि जो कण होते हैं वो एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग बनते हैं। ठीक है, चलो जी अगली हम बात करते हैं यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोसों का समदेशिकता गुण। अब अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या है कि मैंने आपको बताया कि भीड़ की शक्ल नहीं होती है, यानी कि अवयवी कण कहीं पर भी पड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है ये हो गया कि सर किसी भी दिशा से देख लो हमें भीड़ ही नजर आने वाली है। तो क्या लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनके कुछ भौतिक गुण जैसे कि उष्मा विद्युत अपवर्तनांक कठोरता आदि के मान प्रत्येक दिशा में समान होते हैं। ठीक है जी, इस गुण को क्या बोलते हैं हम, समदेशिकता बोलते हैं। कारण क्या है इनका कि कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है जी, यानी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है किसकी, अवयवी कण की। क्या पक्की बात है? चलो जी बढ़े आगे, आ जाओ। अब अगली बात आती है भाई मेरे अतिशीतित द्रव। आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं। यदि बात की जाए अतिशीतित द्रव की तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से देखना, अक्रिस्टलीय ठोसों को ही हम क्या बोलेंगे, अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि इनमें अवयवी कण द्रव के समान अव्यवस्थित होते हैं, यानी कि इनमें धीरे धीरे क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा बहने का गुण पाया जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। तो आज की बात आपको ध्यान रखना है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, अतिशीतित द्रव कहते हैं। पक्की बात है? ठीक है जी, चलो भाई। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में पूरा का पूरा सार जान लिया कि क्रिस्टलीय क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय क्या होते हैं। ठीक है जी, यानी कि अब आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे गलत नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना, जो मैंने आपको शीतलन वक्र जो बनाया था ये आपकी बुक में शायद दिया नहीं होगा, तो आप इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, और जो मैंने आपको समझाया है वही एग्जाम्पल देकर के यदि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप उसको देकर के वहां पे समझाएं। ठीक है, तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है। चलो जी, तो फिर अगली क्लास में आगे का जो रहेगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। ठीक है जी, धन्यवाद।